नमस्कार दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर थर्ड टाइम अपने हाई लेवल की रेंज में ट्रेड करने लग रहा है। उससे पहले उसने दो बार 2022 में सेम लेवल को टच किया था। अपवर्ड रैली 20 जुलाई को स्टार्ट हो गई जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की रिकॉर्ड डेट फिक्स हो गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ने 15% जंप दिखाई है लास्ट मंथ में। अब ये 15% जंप होने का रीजन यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा कि रिलायंस के शेयर होल्डर्स को 1:1 रेशो में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स मिलेंगे। इसका मतलब अगर आपके पास एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर है देन आपको एक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर मिलेगा। इसका मतलब अगर 100 शेयर्स जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के आपके पास है देन 100 शेयर्स जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के मिलेंगे इस रेशो में। तो यहाँ पे जंप होने का, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में जंप होने का रीजन क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इन्वेस्टर्स को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर्स चाहिए। एंड यहाँ पे अभी तक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर बाय करने के लिए कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये एक अनलिस्टेड कंपनी है। तो इसी कंपनी के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट सवाल है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डिमर्ज क्यों किया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज से, एंड अगर किया है तो उसकी इतनी हाइप एंड डिमांड क्यों है, तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डेटा के अकॉर्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज के नेटवर्थ में से 6.1% शेयर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में ट्रांसफर किए जाएंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नेटवर्थ के अकॉर्डिंग उसके शेयर प्राइस की जो आइडियल वैल्यू है वो 133 निकल के आती है, लेकिन एक्सपर्ट्स के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने 160 टू 190 के रेंज में बताई थी। लेकिन 20 जुलाई को मार्केट ने 261.85 पर शेयर को डिक्लेयर किया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के बारे में अगर हम बात करेंगे देन वो एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट टोटल 6 कंपनीज में है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स, रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशंस, रिलायंस रिटेल फाइनेंस, जियो पेमेंट्स बैंक, जियो इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विसेज एंड रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पर्पस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उनका मेन पर्पस है लिक्विड एसेट्स को एक्वायर करना एंड एडिक्वेट रेगुलेटरी कैपिटल प्रोवाइड करना जो आगे जाके लेंड किया जा सकता है मर्चेंट्स एंड कस्टमर्स को। उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विस वर्टिकल्स को इंक्यूबेट करना, मतलब डेवलप करना कोई भी किसी भी तरह का साइन ना दिखाते हुए, जैसे कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इंश्योरेंस, डिजिटल ब्रोकिंग एंड पेमेंट्स में फॉर एटलीस्ट 3 years ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। अकॉर्डिंग टू बोफा बैंक ऑफ अमेरिका के अकॉर्डिंग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का इनिशियल फोकस कस्टमर ड्यूरेबल लेंडिंग के ऊपर रहेगा, मतलब क्रेडिट फाइनेंस ऑप्शंस प्रोवाइड करना, कस्टमर ड्यूरेबल लोन्स प्रोवाइड करना कस्टमर्स को, जिसके चलते वो हाउस होल्ड अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल गुड्स बाय कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर ड्यूरेबल लेंडिंग के ऊपर क्यों फोकस है, उसके कुछ रीजन है यहाँ पे। जैसे कि पहला रीजन है कि उनका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चेन। सेकेंड इज रिलायंस रिटेल का एनुअल फुटफॉल अगर हम देखें सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 23 का, एनुअल फुटफॉल मतलब नंबर ऑफ पीपल जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में शॉपिंग करते हैं, तो उनका एनुअल फुटफॉल सिर्फ 2023 का 800 मिलियन पीपल का है, जो एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है। तो ये जो लोग हैं वो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, ऑल्सो वो लेंडिंग सर्विसेज बजाज फाइनेंस की यूज़ करते हैं, तो ये उनको एक लूप होल यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके अलावा जियो मार्ट के खुद के 2 मिलियन लेंडर्स हैं जिनको लेंडिंग सर्विसेज, लेंडिंग फैसिलिटी की ज़रूरत है, तो उनको भी वो लेंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रॉफिट एंड रेवेन्यू के बारे में अगर हम बात करेंगे देन फाइनेंशियल ईयर 23 के Q1 का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है 145 करोड़, जहां पे उनका रेवेन्यू है 215 करोड़। प्रीवियस ईयर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे देन फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22 का रेवेन्यू रहा है 2.95 करोड़ एंड 1.84 करोड़ रिस्पेक्टिवली, जहाँ पे उनका प्रॉफिट है 1.23 करोड़ एंड 1.68 करोड़ रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें एक सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिल रहा है प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज में, लेकिन फिर भी ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू इट पियर्स, बिकॉज एनबीएफसी सेक्टर में बहुत बड़े प्लेयर्स है लाइक बजाज फाइनेंस एक्सेट्रा। प्रॉफिट्स में ग्रोथ तो हमको दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हुई है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज से जियो फाइनेंशियल सर्विस क्यों डिमर्ज की जा रही है उसके ऊपर अभी हम बात कर लेते हैं। पिछले कुछ सालों से रिलायंस रिटेल एंड जियो का डिमर्जर के बारे में बातें हो रही है, लेकिन मोस्टली पिछले साल ये सरप्राइज में आ गया जब ये डिसीजन फिक्स किया गया। तो उसके डिमर्ज के कुछ रीजंस हमारे पास है, जैसे कि फर्स्ट इज फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस। जियो फाइनेंशियल सर्विस एक फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस है जहाँ पे उसकी ग्रोथ एंड एक्सपांशन के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लगती है, डिफरेंट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स लगते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स सिर्फ ग्रोइंग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ना कि ग्रोन बिजनेस में, जहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऑलरेडी ग्रोन कंपनी है। सेकेंड रीजन यहाँ पे है अ नीड, अ मैंडेटरी नीड, एक ज़रूरत। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को एनबीएफसीज को कम्पीट करना है। टेक्निकली इसके बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका लेंडिंग का बिजनेस है। अनलाइक बैंक्स, ये किसी भी तरह का सेविंग एंड करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, उनको पैसों को बोरो ही करना पड़ेगा, जिसके चलते आगे जाके वो लेंड कर सकते हैं
क्योंकि ये एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। सबसे पहले हम एनबीएफसी के बारे बिजनेस मॉडल के बारे में समझ लेते हैं। तो एनबीएफसी का बिजनेस मॉडल क्या होता है? तो दोस्तों ये बॉन्ड एंड डिबेंचर के फॉर्म में पैसों को लीज पे ले लेते हैं, आगे हाई इंटरेस्ट पे लोन के तौर पे पैसे दे देते हैं एंड बीच में प्रॉफिट्स कमा लेते हैं। तो दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस जो है, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ही रह जाता है, देन वो जो भी पैसे लीज पे ले लेगा, देन वो डेट के फॉर्म में रिलायंस के बैलेंस शीट्स के ऊपर दिखाई देगा, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत वर्स्ट पार्ट है। अभी के लिए ये बिजनेस बहुत छोटा है, अभी ये बहुत एक्सपांड नहीं हुआ है, लेकिन आगे जाके जैसे ये एक्सपांड कर देता है, देन बहुत सारा डेट रिलायंस इंडस्ट्रीज के बैलेंस शीट पे दिखाई देगा, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बहुत वर्स्ट पार्ट हो सकता है। थर्ड रीजन यहाँ पे ये है कि किसी भी एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस सेलिंग एंड लेंडिंग आर्म को अगर सेपरेटली रन करेंगे, देन ये ज़्यादा सेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि इन कंपनीज के रेगुलेशंस एंड रेगुलेटरी एजेंसीज पूरे डिफरेंटली वर्क करती है। ऑल्सो इन कंपनीज को लाइसेंस सिक्योर करने के लिए, अप्रूवल्स पाने के लिए भी ईजी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझ लिया जियो फाइनेंशियल सर्विस के बिजनेस के बारे में, उसके डीमर्ज के रीज़न के बारे में। लेकिन दोस्तों ये नॉर्मली होते ही रहता है, लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की इतनी हाइप क्यों क्रिएट हो गई है, तो उसके ऊपर अभी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला रीज़न यहाँ पे ये है कि ये एक रिसेंटली स्टार्टेड बिजनेस है जिसको प्रीमियम वैल्यूएशन मिला है। ऑल्सो हमने देखा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कैसे टेलीकॉम सेक्टर में डिसरप्शन क्रिएट किया है। सिमिलरली जियो फाइनेंशियल सर्विस भी फाइनेंशियल सेक्टर में डिसरप्शन क्रिएट कर सकता है, तो इसके पॉसिबिलिटी को हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी दोस्तों ये एक एनबीएफसी स्पेस है, ये बहुत टाइट स्पेस है, एंड शुरू से ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को एक अपर लेयर एनबीएफसी का टैग मिल चुका है। एंड पहले से ही कंपनी अच्छी होने का एक टैग अगर उसको मिल जाता है, फिर उसको बहुत कॉशियसली वर्क करना पड़ेगा। उसकी कोई भी गलती उसके खुद के खिलाफ ही जा सकती है, एंड ऑल्सो उसको एक बैंक की तरह परफॉर्म करना पड़ेगा विदाउट बीइंग अ बैंक। सेकेंड रीजन जिसकी वजह से यहाँ पे हाइप क्रिएट हो रही है वो है लीडरशिप। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वो सब कुछ कर रहा है एक्सीलेंट लीडरशिप पाने के लिए। उन्होंने केवी कामत को हायर किया है एज ए इंचार्ज ऑफ दिस बिजनेस। अभी सवाल यहाँ पे ये है कि केवी कामत एग्जैक्टली है कौन? तो दोस्तों ये फॉर्मर चेयरमैन है आईसीआईसीआई बैंक के, जिन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को बिल्ड किया है। दोस्तों यहाँ पे चेंजेस दिखाई दे सकते हैं अगर उन्होंने सेम स्टोरी को यहाँ पे रिप्लिकेट किया तो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जर्नी डिफरेंट है, ये एक एनबीएफसी है। थर्ड रीजन जिसकी वजह से यहाँ पे हाइप क्रिएट हो रही है वो है 25 करोड़ का रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिटेल कस्टमर बेस एंड 44 करोड़ का टेलीकॉम सब्सक्राइबर बेस। तो दोस्तों ये लोग जो है वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में इस कंपनी को ग्रो करने में डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। फोर्थ रीजन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, देन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को आसानी से AAA रेटिंग मिल सकता है, क्योंकि ये एक रिलायंस ग्रुप का पार्ट है। एंड रिलायंस ग्रुप का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, देन इस कंपनी को AAA रेटिंग आसानी से मिल सकता है। AAA रेटिंग मिल जाना मतलब लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मिलना, मतलब वो कम से कम कॉस्ट पे ज़्यादा पैसे बोरो कर सकते हैं, आगे कम इंटरेस्ट पे लोगों को पैसा दे सकते हैं, जिसकी वजह से उनका कस्टमर बेस और बढ़ेगा। दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस एक रिसेंटली फॉर्म्ड कंपनी है, ये अभी तक ग्रो नहीं हुई है, तो ये एस्टिमेट करना बहुत डिफिकल्ट है कि ये कितने लेवल पर ग्रो हो सकती है, कितने लेवल पर स्केल कर सकती है, क्या वो इन्वेस्टर्स के एंटिसिपेशन को सेटिस्फाई कर सकती है, फुलफिल कर सकती है, ये दोस्तों अभी टाइम ही बताएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।